हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट का 7th स्टैंडर्ड के लिए। हमने एक न्यू चैप्टर जो ऑलरेडी स्टार्ट किया था, काफी लेक्चर्स हो गए इसके ऑलरेडी, जिसका नाम है द मराठास प्रोटेक्टर ऑफ नेशन। तो आज हम इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर लेकर आ गए हैं, लेक्चर नंबर 4, यानी कि फाइनली आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले बहुत सारे लेक्चर्स में हमने अलग अलग टॉपिक देखा कि किस प्रकार मराठास ने अपनी योगदान दिया है हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, किस प्रकार मराठास ने हमें हमारे देश को बचाया है मुगल से और बहुत सारे लोगों से। कई सारी चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी और इसके पहले भी लेक्चर नंबर 3 में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि किस प्रकार मराठास ने पानीपत का युद्ध लड़ा अब्दाली के सेना के साथ। अब्दाली जो आया था, ठीक है ना, उसके खिलाफ किस प्रकार सदाशिव राव भाऊ जो थे, ठीक है ना, तो उन्होंने किस प्रकार लड़ाई लड़ी। पानीपत का बैटल बाद में मराठास की हार हो गई वहां पे, लेकिन बहुत खतरनाक युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तो ये सब चीज हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया है। तो आज हम लोग आखिरी लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुछ आगे जो पेशवा जब बने, ठीक है ना, नाना साहेब के जाने के बाद, तो कौन से पेशवा बने, उन्होंने क्या भूमिका निभाई, इस प्रकार की कई सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको बहुत सारे मराठास के बारे में नई नई इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके तो आप जैसा कि देख सकते हो, आज थोड़ी सी मेरी वॉइस आपको थोड़ी अलग लगेगी, क्योंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड थोड़ा बहुत फीवर फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज, ठीक है ना। तो थोड़ी सी तबीयत उस तरीके से फिट नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा रिकवर हो रहा हूँ मैं, लेकिन अभी भी मुझे कोल्ड है, दैट्स वाई मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है, ठीक है। तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए सहन कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। एक अप्रिशिएट करोगे अगर आप लोग, अगर आप थोड़ा सा हेल्प कर दोगे मेरी, तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प ये कर सकते हो कि आप अच्छे से हमारे वीडियोस देखो और अच्छे से उसको प्यार दे देना, ठीक है, बस इतना ही चाहिए, ठीक है। और साथ में आप प्लेलिस्ट चेक कर देना, क्योंकि बाकी के वीडियोस हम कंटिन्यूसली बना रहे थे इसके पहले, वो सब अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में, चेक करते रहो, ठीक है। और हमारे JR टॉक्स और JR व्लॉग्स को भी देखते रहो, क्योंकि वहां पे भी आपके काम के बहुत सारे वीडियोस प्रेजेंट है, ठीक है। शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, तो सदाशिव राव भाऊ जब थे उस टाइम पे जो पेशवा थे, ठीक है, नाना साहेब थे। तो नाना साहेब के जाने के बाद, ठीक है ना, ठीक है, तो नाना साहेब के जाने के बाद पेशवा किसको बनाया गया दोस्तों, पेशवा माधवराव। इनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे, ठीक है। तो पेशवा माधवराव कौन थे। जैसे यहाँ पे नाना साहेब की डेथ हो गई, उनके बेटे यानी कि नाना साहेब के बेटे जो थे पेशवा माधवराव बनाए गए। एंड उनके बाद क्या किया गया कि माधवराव जो है ना बहुत सारे चेंजेस लाने लगे, मतलब एक तरीके से वो भी बहुत ही कुशल पेशवा थे। ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, बहुत अच्छी तरीके से जिम्मेदारी अपनी निभाई, ठीक है। लेकिन जिम्मेदारी जो निभाई ना, तो माधवराव ने ना, जो माधवराव पेशवा थे, उन्होंने जो निजाम थे और हैदर अली थे ना, उनको बहुत ज्यादा एक तरीके से चैलेंज दे रखा था, ठीक है। निजाम आप जानते ही, और हैदर अली मैसूर में, उस प्रकार वहां पे उनका राइज अप काफी ज्यादा अच्छा था। तो उन्होंने काफी ज्यादा एक तरीके से चैलेंज दे के रखा था। और साथ ही में ये जो निजाम थे, ये बहुत ज्यादा नजर डाल के रखे थे कि किस प्रकार अब्दाली ने मराठास को हरा दिया था। तो निजाम ये चाहता था कि हम फिर से जो है मराठास के ऊपर कब्जा कर ले और मराठास का नामो निशान मिटा दे एक तरीके से। लेकिन मराठास जो थे वो कोई कमजोर नहीं थे, मराठास बहुत ही पावरफुल लोग थे, ठीक है ना। एक जाने के बाद दूसरा पावरफुल व्यक्ति सामने आता था। नहीं तो लोग सोचते थे ना, मुगल्स तो यही सोचते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब चले जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, तो उनके बाद तो मराठा एम्पायर खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ क्या, नहीं। फिर उसके बाद उनके बेटे संभाजी महाराज, उनके बेटे साहू महाराज एंड कई सारे पेशवा ने मिलके मराठास की आन बान और शान रखी और पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में इसका बोलबाला रखा। और ये हमारे लिए सबसे एक गूज बम्स वाली बात है, प्राउड मोमेंट की बात है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हुई। तो जब पानीपत में जो हमारी हार हुई थी, हम स्वीकार करते हैं कि पानीपत में हमारी हार हुई थी, बिकॉज अब्दाली की जो सेना थी काफी ज्यादा बड़ी सेना थी, ठीक है। लेकिन निजाम जो चाहता था कि वो एंटी मराठा मूवमेंट क्रिएट करके जो मराठा से उनके ऊपर कब्जा करना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो माधवराव जो थे ना, उन्होंने निजाम को डिफीट कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, डिफीट कर दिया निजाम को, ठीक है। माधवराव ने, जो पेशवा थे, उन्होंने निजाम को डिफीट कर दिया। और कहां पे डिफीट किया, रक्ष भुवन, ठीक है ना, एक जगह का नाम है पैठन के आसपास, ठीक है ना, रक्ष भुवन एक जगह है, कहां पे, पैठन के आसपास एक जगह है, वहां पे लड़ाई हुई और माधवराव ने किसको डिफीट कर दिया, निजाम को जो है डिफीट कर दिया, ठीक है। और उस टाइम पे जो मैसूर करके एक जगह है, आप जानते हो मैसूर कर्नाटका में आ जाता है, मैसूर के जो उस टाइम के जो मेन व्यक्ति थे, ठीक है, तो उधर पे उस टाइम पे हैदर अली जो थे ना, वो मेन व्यक्ति थे, यानी सुल्तान कहा जाता है उनको, ठीक है ना। मैसूर के सुल्तान उस वक्त जो थे वो थे हैदर अली, ठीक है ना।
ठीक है। तो हैदर अली नॉर्मली उस टाइम के सुल्तान थे वहां पे, तो उन्होंने सोचा कि मैं कैसे एडवांटेज उठाता हूँ, ये जो पानीपत में जो लड़ाई हुई जिसमें मराठास हार मान गए, उसका मैं फायदा उठाऊंगा। क्या हैदर अली ने क्या किया, कर्नाटका के ऊपर पूरा का पूरा अटैक कर दिया। उन्होंने क्या किया, हैदर अली ने अटैक कर दिया किसके ऊपर, कर्नाटका के ऊपर। ठीक है, कर्नाटका के ऊपर अटैक कर दिया। एंड ये अटैक में क्या हो गया कि जो मराठास थे उन्होंने एक तरीके से डिफीट कर दिया किसको, अब ये हैदर अली को किसको डिफीट कर दिया, मराठास ने डिफीट कर दिया। मराठास ने बड़ी आराम से डिफीट कर दिया, डिफीटेड हैदर अली, हैदर अली को डिफीट कर दिया। अब हैदर अली को डिफीट करने के बाद क्या हो गया कि बाद में एक तरीके से उनके बीच में एक फैसला हुआ कि यहां पे अब ये जो है ना, मराठास ने जो हैदर अली को डिफीट किया, ये कहां पे किया वो भी आप देख लो। तो मोती तालाब, जो कि मोती तालाब करके एक जगह है श्रीरंगापट्टम में। ठीक है, श्रीरंगापट्टम। ये सब मैं क्यों लिखा रहा हूं दोस्तों, ये आपको एग्जाम में पूछता है कि मराठास ने हैदर अली को कहां डिफीट किया, जगह का नाम बताओ। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है ना। बाद में एक एग्रीमेंट हो गया कि जो नॉर्थ रीजन था, ठीक है, जो नदी तुंगभद्रा जो थी वो मराठास के हवाले हो जाएगी। इस प्रकार से एग्रीमेंट हुआ। फिर क्या हो गया कि काफी समय बीतने के बाद जो पेशवा थे हमारे माधवराव जो थे, उनकी डेथ हो गई। तो उनकी डेथ हो गई, कब मरे वो, उनकी डेथ हो गई दोस्तों 1772 में। ठीक है ना, 1772 में इनकी डेथ हो गई। एंड उनको माना जाता है कि वन ऑफ द लाइक बोलते हैं ना सबसे ऑनेस्ट, पेशवास तो बहुत सारे थे लेकिन उनको बहुत ईमानदार माना जाता था। माधवराव को बहुत ज्यादा ऑनेस्ट माना जाता था, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर यानी शासक जिसको बोलते हैं, जो अच्छे से कामकाज संभालते थे, हर चीज को संभालते थे, उनको बहुत ही अच्छा माना जाता था। ठीक है ना। और मराठा स्टेट को एक बहुत बड़ा झटका लगा था जब ये जो माधवराव थे उनकी जब डेथ हुई 1772 में, तो जो मराठास थे उनको काफी ज्यादा क्षति पहुंची थी, यानी कि बहुत ज्यादा दुख हुआ था, बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हुई थी। ठीक है ना। बाद में जैसे ही पेशवा माधवराव की डेथ हो गई, इनके बाद और भी दो पेशवा बने, लेकिन उनकी भी लाइफ काफी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। क्या नहीं, हम लोग बोलते हैं ना हर किसी की लाइफ ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती। अब शिवाजी महाराज की भी हम बात करें, शिवाजी महाराज भी बहुत ज्यादा लंबे समय तक जी नहीं पाए थे। लगभग उनकी लगता है मुझे 50 के आसपास, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन लगभग 50 साल के कम उम्र पे ही जी पाए, वो ज्यादा जी नहीं पाए। यानी कि बहुत सारे वीर लोग की ज्यादा आयु नहीं रहती, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 100 साल जीते। चलो 100 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 70-80 साल तो आराम से जीते। ठीक है ना। लेकिन इन जो महान व्यक्ति लोग थे ये ज्यादा नहीं जी पाए थे। तो इनके बाद जो पेशवा बने, ठीक है ना, जैसे एक थे नारायण राव, इनके बाद माधवराव के बाद बने नारायण राव। ठीक है, उनके बाद नारायण राव के बाद यहां पे जो बने वो बने सवाई माधवराव। ठीक है, सवाई माधवराव। तो ये भी बहुत ज्यादा समय तक पेशवा नहीं बन के रह पाए। ठीक है, इनकी भी डेथ हो गई। एंड उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया कि जो पेशवा था वो फैमिलीज के अंडर में एक तरीके से आ गया था। ठीक है, तो रघुनाथ राव जो थे उन्होंने मराठा का स्टैंडर्ड एक तरीके से बहुत ऊंचा किया था। हमने स्टोरी पढ़ा था एटॉक वाला, ठीक है ना, ATTOC के एटॉक। तो एटॉक का जो हमने स्टोरी पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, आगे पढ़ा था इस चैप्टर में, तो किस प्रकार रघुनाथ राव ने मराठास का एक दबदबा बनाया था, पूरे इंडिया में इसको फैलाया था, खासकर नॉर्थ इलाके में जो मराठास का एम्पायर है उसको स्थापित किया था। एटॉक की जर्नी वहां पे हमने डिस्कस की है। तो रघुनाथ राव की ये स्टोरी जो है वो आज भी कहीं ना कहीं याद की जाती है। ठीक है ना। वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट जो थे, वो एक तरीके से सोल्जर आप मान सकते हो, बहुत ही ब्रिलियंट पेशवा से। ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि उस टाइम पे ना ब्रिटिश भी धीरे धीरे हमारे कंट्रोल में आ गए थे। कंट्रोल में मतलब कंट्री में आ गए थे। ठीक है, तो अब वो धीरे धीरे हमारे कंट्री में आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होने लगा कि अब वो क्या करेंगे, ब्रिटिश चाहते थे कि हम किस प्रकार जितने भी किंग है यहाँ पे उनको मतलब यहाँ पे हटा के और मराठा एम्पायर को भी हटा के अपना ब्रिटिश आर्मी को एस्टैब्लिश कर पाए। तो एक तरीके से ना ब्रिटिश और जो मराठास थे उनके बीच में एक युद्ध हो गई। ठीक है ना। एंड यहां पे क्या हो गया कि हैदर अली जो मैसूर के उस वक्त के थे, ठीक है ना, हैदर अली, उनकी भी डेथ हो गई उस टाइम पे। डाइड कब मरे वो, लगभग 1782 में। ठीक है ना, हैदर अली की भी डेथ हो गई 1782 में। और उनके बाद उनके लड़के, हैदर अली के लड़के जिनका नाम था टीपू, ठीक है ना, आप जानते होंगे, आपने एक वर्ड तो सुना होगा टीपू सुल्तान करके। ठीक है, तो टीपू जो थे उनके जो लड़के थे, ठीक है ना, उनको सुल्तान बना दिया मैसूर का, जो कि बहुत ज्यादा स्किल्ड वॉरियर थे, यानी कि बहुत अच्छे लड़ाई लड़ते थे, पोएट भी थे, कहानियां लिखते थे, कविताएं लिखते थे, इस प्रकार के कई सारे गुण उनके अंदर थे। ठीक है ना। तो उन्होंने एक तरीके से फ्रेंच के साथ कांटेक्ट किया, जो फ्रेंच पीपल भी आ गए थे हमारे इंडिया में। देखो हर तरीके से घुसपैठिए लोग तो आ ही रहे थे। ठीक है ना, पोर्तुगीज थे, फ्रेंच थे, ब्रिटिशर्स थे, मुगल्स तो थे ही, कुछ पुराने लोग भी थे, इंडियंस तो थे ही। तो इस प्रकार कई सारे थे। तो जब इन्होंने फ्रेंच लोगों के साथ कांटेक्ट किया तो ब्रिटिश जो थी ना वो थोड़ी हिल गई, क्योंकि यार ब्रिटिश भी जो कहीं ना कहीं फ्रेंच लोग से एक तरीके से उनका दुश्मनी था। तो एक तरीके से क्या हो गया,
कि उनका पूरा बहुत ज़्यादा ब्रिटिश का जो पूरा वो लोग सुप्रीमेसी डालना चाहते थे, ब्रिटिश लोग पूरा फाउंडेशन रखना चाहते थे, तो वो चीज़ नहीं हो पाया, ठीक है ना। और बाद में ये लड़ाई लड़ते लड़ते टिप्पू सुल्तान जो है वो भी लड़ाई लड़ते लड़ते ब्रिटिश के खिलाफ, इनकी भी डेथ हो गई लगभग 1799 में। देखो बहुत कम साल जी पाई है, ठीक है ना। 1799 में टिप्पू सुल्तान की भी डेथ हो गई ब्रिटिश से लड़ाई लड़ते लड़ते, ठीक है। अब एक और टॉपिक हमने डिस्कस करना है कि जो मराठास थे, ठीक है, जो मराठास थे इनका भी एक तरीके से दबदबा थोड़ा कम हो गया था, लेकिन एक टाइम फिर से आया कि ये जो मराठास थे ना, इनका भी नॉर्थ रीजन में फिर से इनका जो जो बोलते हैं ना सूर्योदय फिर से होना, तो वो राइज फिर से शुरू हो गया उनका, यानी कि फिर से उनका नाम वापस से गूंजने लगा, नॉर्थ इलाके में काफ़ी ज़्यादा गूंजने लगा। तो जो नॉर्थ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, जो क्योंकि मराठास एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए थे, तो लेकिन बाद में वापस से जो मराठास थे वो नॉर्थ के साइड में बहुत ज़्यादा ऊपर आने लगे। भले ही पानीपत में हम लड़ाई हार चुके थे, तो उसमें हमारी बहुत नुकसान हुई थी, मराठास आर्मी की बहुत ज़्यादा नुकसान हुई थी, आदमी लोग भी मरे थे, यानी जितने भी महान फाइटर्स थे वो भी मरे थे, लेकिन साथ में कुछ फाइनेंशियल लॉस भी हुआ था। लेकिन सिर्फ लॉस हमें हुआ था कि नहीं, अब्दाली की सेना को भी बहुत बड़ा ह्यूज लॉस हुआ था। और इसके लिए ये देखते हुए अब्दाली ने देखा कि इतनी बड़ी लॉस के साथ वापस से मैं कभी हिम्मत नहीं करूंगा कि मैं इंडिया में वापस से आके मैं नॉर्थ के लिए लड़ाई करके और इतना मैं अपना खर्च कर पाऊं, तो वो कभी आया ही नहीं वापस से। उसके बाद जब वो लौट के अफगानिस्तान गया अब्दाली, वो लौट के कभी इंडिया आया ही नहीं, ठीक है ना। उसको पता चल गया कि यार इधर पे लड़ाई लड़ना मतलब आम बात नहीं है, जान का रिस्क तो है, लेकिन साथ में मेरा फाइनेंशियल चीज भी यहाँ पे खत्म हो रहा है, और उतना लूट के जा नहीं पाया वो, जितना वो सोच के आया था कि मैं यहाँ पे हराऊंगा और लूट के चले जाऊंगा, वैसा नहीं कर पाया, इसके लिए वो कभी वापस से लौट के आया नहीं, ठीक है। तो जो माधवराव थे उन्होंने एक तरीके से महाजी शिंदे को, तुकोजी होलकर को, रामचंद्र कन्नड़े को, ठीक है ना, इन्होंने मराठा रूल को वापस से रीएस्टैब्लिश नॉर्थ में करने के लिए यहाँ पे बहुत पहले ही कह दिया था, जिसकी वजह से मराठा आर्मीज ने ना वापस से जाके युद्ध लड़ा नॉर्थ साइड में। वहां पे उन्होंने जट्स जो होते हैं, जट हो गए, रोहिलास हो गए, पता है ना रोहिलखंड में रहने वाले जो अफगानिस्तान से लोग आते हैं, ठीक है ना, तो जट्स हो गए, रोहिलास हो गए, ठीक है ना, राजपूत हो गए, वहां पे वापस से मराठास ने इन लोगों को हराया और वापस से अपना दबदबा जो है वहां पे कायम किया। और उस टाइम पे जो दिल्ली में जो गद्दी पे बैठे थे एम्परर जो थे वहां पे शाह आलम, ठीक है ना, दिल्ली के थ्रोन पे बैठे थे शाह आलम करके व्यक्ति थे, उनको सपोर्ट किया, ठीक है, कि आप जो है गद्दी पे बरकरार रहोगे, टेंशन मत लो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे। और आपको पता है तो एक एग्रीमेंट भी हुआ था कि यार मराठास जो है वो दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली के जो एम्परर है उनकी रक्षा करेंगे, ठीक है ना, उनके अंडर में, लेकिन बदले में उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है ना, ये प्रकार का एक डील हुआ था। तो उस प्रकार उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए हाँ बोल दी, और प्रोटेक्शन पूरा मराठास का था। और उस टाइम पे शाह आलम जो था एम्परर के पोस्ट पे था, दिल्ली के एम्परर के पोस्ट पे था। तो इसी तरीके से दिल्ली में मराठास का पावर फिर से एक बार वापस से खड़ा हो गया और मराठास का जो नाम है वो गूंजने लगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ होने लगा, लेकिन धीरे धीरे कई सारी चीज़ें हुई, ठीक है। और अगर हम बात करें कि पानीपत की लड़ाई के बाद जो मराठास को टाइम लग गया उभरने में, ठीक है ना, जो मराठास थे उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ था, ठीक है, लाइफ का भी लॉस हुआ था, लेकिन उसको उभरने में टाइम लग गया। और ये सब चीज़ को देखते हुए जो बहुत सारे अलग सूबेदार थे पेशवा के, जैसे कि मल्हारराव होलकर थे, अहिल्याबाई होलकर, ठीक है ना, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अपना एक तरीके से मेहनत किया और उस चीज़ को उबारने में, नॉर्थ साइड में उसको लेके जाने में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया मराठास की जर्नी में। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करने की कोशिश की। आई नो आज थोड़ा सा मेरा एफिशिएंसी अच्छा नहीं था, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ दोस्तों आज, क्योंकि देखो तबियत खराब होती दोस्तों, मैं चाहता था आज रेस्ट कर सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपका सिलेबस में जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, बहुत अच्छी तरीके से मैंने कोशिश की आपको कि पूरा का पूरा चैप्टर हम एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो आज हमने 2-3 टॉपिक पढ़ लिया, पेशवा माधवराव के बारे में पढ़ लिया, निज़ाम को कैसे डिफीट किया उन्होंने, मैसूर के बारे में पढ़ा, हैदर अली का, फिर हैदर अली के डेथ के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान। तो ये कई सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है द मराठास प्रोटेक्टर ऑफ नेशन, ये भी होता है टोटली 100% कंप्लीट, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद करते हो चैप्टर समझ में आ गया होगा। ऐसे जो भी चैप्टर्स आपके बचे हुए वो भी हम फटाफट से कंप्लीट करा देंगे, लेकिन ऑलमोस्ट साइंस और मैथ्स पूरा कंप्लीट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो सिविक्स है वो भी 99% कंप्लीट है। तो आप बस देखते रहो, पढ़ाई करते रहो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी स्कूल्स अगर बंद है तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना, ये फायदा उठाओ, स्कूल बंद है तो ये एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है ना, ये फायदा उठाओ। और कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, ठीक है ना, प्रीवियस डे पे, जस्ट कि आपको किस प्रकार का टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, तो उसको भी देख लेना जाके, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना अपने दोस्तों के साथ। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हो तो प्लीज इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।